हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि सीएचएसएल का पेपर 12 नवंबर से शुरू होने वाला है, तो आज की इस क्लास में 12 नवंबर का एक रियल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो आपके हर शिफ्ट के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका कब एग्जाम होने वाला है, किस तारीख को एग्जाम होने वाला है, कमेंट बॉक्स में अपना एग्जाम डेट क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हमें आपको क्लास प्रोवाइड करना है। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग 12 नवंबर के लिए एक रियल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो अति महत्वपूर्ण सारे प्रश्न रहने वाले हैं। आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ, तो सभी क्वेश्चनों के यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को आज के इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने शिफ्ट से पहले इन सभी प्रश्नों को अपने मनो मस्तिष्क में जरूर बैठा लीजिए, क्योंकि यहीं से सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस क्लास में टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 70 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पेपर से पहले पेपर वाली क्लास होगा, तो भाई अपने पेपर से पहले इस पेपर को जरूर हल कर लीजिए। हर सवाल आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे। यदि आप पहली बार में एसएससी सीएचएसएल टियर 1 को फतेह करना चाहते हैं ना, तो इसी तरह के सवाल आपको तैयार करना है। ओके, तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 1937 में। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी थी? बताइए, 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी थी? तो याद रखिएगा 17.64% थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या कितनी होती है? बताइए, शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या कितनी होती है? तो सर जी 8 होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? बताइए, किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा सिंधु नदी को। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान की प्रस्तावना भारत के किस रूप में वर्णित करती है? बताइए, संविधान की प्रस्तावना भारत के किस रूप में वर्णित करती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो इसके रूप में वर्णित करती है संविधान की प्रस्तावना भारत की। तो डी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है? बताइए, कर्नाटक संगीत की एक शैली कौन सी इनमें से? तो सर जी स्वर जाति है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, ये किस देश से लिया गया है? तो सर जी यूएस देश से लिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सर जी सिंह विष्णु थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? तो सर जी उदय शंकर को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना है? बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? तो सर जी महिलाओं की बात करें तो 943 है 1000 पुरुषों पर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11। MS धोनी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, MS धोनी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 2009 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? बताइए, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? तो रॉलेट एक्ट था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, भोटिया नृत्य कला किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो सर जी उत्तराखंड का है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। MS वर्ड में एक खाली नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, यानी MS वर्ड में एक खाली नया डॉक्यूमेंट आपको बनाना है और खोलना है, तो इसके लिए जो शॉर्टकट कीबोर्ड है वो कौन सा है? कंट्रोल और कौन सा अक्षर आप दबाते हैं? तो कंट्रोल न्यू करते हैं, यानी कंट्रोल N हो जाएगा नया खोलने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2011 में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा शहर 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है? यह करंट अफेयर का सवाल है। कौन सा शहर 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? लॉस एंजल्स शहर करेगा, US में है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए 70 नंबर। फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बताइए, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? बताइए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड जैसे कि किसी उपग्रह के कक्षक में बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पर है क्या कहलाता है? बताइए, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड यानी जैसे कि किसी उपग्रह के कक्षक में बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पर है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा अपोगी कहलाता है। ऑप्शन ए यहां से राइट आंसर हो जाएंगे, अपोगी। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20। बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? बताइए, बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे बहमनी सल्तनत के संस्थापक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। उस संगीत वाद्ययंत्र का चयन कीजिए जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जाता है या किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता है। बताइए, उस संगीत वाद्ययंत्र का चयन करिए जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जाता है या किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता है, वो कौन सा संगीत वाद्ययंत्र है? तो याद रखिएगा शहनाई है मेरे दोस्त, ये तो केवल मुंह से बजाया जाता फूंक कर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, सूची 1 पदों का सूची 2 के पदों से मिलान करिए। गरीबी हटाओ ये किस पंचवर्षीय योजना में शामिल था? तो आप सभी को मालूम है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। यानी मेरे दोस्त पहले का तो पहला ही मैच करेगा, यानी पहले का यहां से आपका ए हो जाएगा। अब हमें जब भी आपको मिलान का सवाल दे तो यदि आपको पहला मालूम हो गया तुरंत ऑप्शन में जाइए, देखिए कौन सा मिल रहा है, यानी पहला का तो ए होगा। देखिए किस ऑप्शन पहला ए है, तो देखिए पहला नंबर है। और देखिए कोई ऑप्शन में पहला का ए नहीं मैच किया है
और सभी देखिए दूसरे वाले में सी किया है, तीसरे वाले में बी किया है और चौथे वाले में सी किया है। केवल पहले वाला ही साथी केवल ए किया है। आप जानते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? गरीबी हटाओ। इसमें नारा भी दिया गया था गरीबी हटाओ, तो पहले का ए हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन। यानी एलपीजी नीतियाँ किसका हो जाएगा? डी, यानी कौन सा हो जाएगा? आठवीं पंचवर्षीय योजना था। और रोलिंग प्लान देखिए किस में होगा? सी वाला ऑप्शन देखिए 1978-80 में, ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे न्याय और समता के साथ विकास, चौथे का बी हो जाएगा, नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। बस आपको मालूम हो चुका, यानी पहले का आपका कौन सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, यानी 22 का आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23, MS वर्ड में कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए टैब का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो उदय चंद थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25, बिलहान निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बताइए, बिलहान किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो सर जी विक्रमादित्य 6 के। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, भाई याद रखिएगा आपका पूरा पेपर CHSL Tier 1 का ऐसा ही बनने वाला है, तो अपने शिफ्ट से पहले सारे क्वेश्चन को अपने मनोमस्तिष्क में जरूर बैठाइए। चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ये किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? बताइए, चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, सबसे खारे पानी का झील भी यही है, तो ये किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्त मेरे, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस खाद्य को हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ हुआ? तो साथी किस खाद्य को हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ हुआ था? तो आप जानते हैं कि गेहूं को सबसे अधिक लाभ हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सर जी 1928 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिकेट में गेंदबाजों को किसका श्रेय नहीं मिलता है? तो साथी जो क्रिकेट मैच होता है गेंदबाजों को किसका श्रेय नहीं मिलता है? यानी वो गेंदबाजी जब करते तो वो क्या ऐसा कर देते कि उनको उनका श्रेय ही नहीं मिलता है। वो करेंगे लेकिन उनका श्रेय, जैसे कि बोल्ड करते हैं तो गेंदबाज को इनका श्रेय मिलता है, LBW भी करते तो उन्हीं गेंदबाज को श्रेय मिलता है, कैच भी करते हैं तो भी मिलता है, लेकिन भाई रन आउट लेकिन जो रन आउट करता है उसको मिलता है, गेंदबाज का श्रेय नहीं जाता है। इसमें आप सभी को मालूम होगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया? तो याद रखिएगा 2011 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31, 1955 में किसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तर उद्योगों यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इस्तेमाल करने की संभावनाओं का उल्लेख किया? यानी किस समिति ने 1955 में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तर उद्योगों का इस्तेमाल करने की संभावनाओं का उल्लेख किया? तो याद रखिएगा करवे समिति ने। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से 35 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर, गांधी जयंती को भाई राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34,
एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाली टीम का कप्तान कितने ओवरों के बाद नई गेंद की मांग कर सकता है? तो आप जानते हैं कि जो टेस्ट मैच होता है एक दिन में लगभग 90 ओवर का मैच होता है। तो फील्डिंग करने वाली टीम का कप्तान कितने ओवरों के बाद उसने नई गेंद की मांग कर सकता है? वो नई गेंद को मांग सकता है अंपायर से कितने ओवर के बाद? तो याद रखिए 80 ओवरों के बाद। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? बताइए, बैगा जो है किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश जनजाति के। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? तो संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, इसके द्वारा पेश किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो बताइए किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य ये किसके भंडार से समृद्ध है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में तो भाई आप जानते हैं कोयला के भंडार होते हैं, तो इन्हीं के भंडार से समृद्ध है भाई झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। रऊफ किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है जो ईद के त्योहारों और रमजान के दिनों में किया जाता है? रऊफ तो आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नृत्य है जो ईद के त्योहारों और रमजान के दिनों में किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिए 17.5% है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 41। तो अब देखिए साथ ही इंग्लिश के क्वेश्चन आगे। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए भाई, सारा कॉन्सेप्ट सारा लॉजिक और सारा टॉपिक आपको यही मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट्स विथ ग्रामेटिकल एरर। तो जैसे 4 खंड दिया गया है तो एक खंड में आपको ग्रामेटिकल एरर है, उसी ग्रामेटिकल एरर को बताना है। जैसे देखिए सेंटेंस क्या दिया है कि शी ऑलवेज लाइक्स टू सोन ऑन हर वेल्थ, मतलब बताइए वह हमेशा अपनी संपत्ति का दिखावा करना पसंद करती। तो इसमें क्या होगा? शी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑफ। भाई शो ऑन तो होगा नहीं, यदि आप अपनी संपत्ति का दिखावा कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? शो ऑन होता है कि शो ऑफ होता है? बताइए, हम जैसे किसी चीज का दिखावा करते हैं तो क्या करते हैं? शो ऑफ। ये बहुत शो ऑफ कर रहा है, तो इसमें क्या है? शो ऑन क्या है? गलत है, शो ऑफ है, बिल्कुल ठीक है। हमें बताना था ग्रामेटिकल एरर, तो देखिए बी ऑप्शन शो ऑन गलत है। क्या होना चाहिए? राइट, शो ऑफ होना चाहिए। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। बताइए मेरे दोस्त, अगर कल बारिश हुई तो मैं घर पर ही रहूंगा, इसका मतलब कहां पे रॉन्ग दिखाई दे रहा है? बताइए दोस्त मेरे, हमेशा याद रखिए इसमें इस सेंटेंस में क्या है? कुछ कंडीशन लग रहा है। तो हमेशा जब भी किसी सेंटेंस में कंडीशन लग रहा है, शर्त लग रहा है, तो इसमें भाई फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। एक बात तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए किसी भी कोई सेंटेंस आपको दिया है और बोल देगा इसमें क्या रॉन्ग है, तो आपको यही देखना है कि उसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, फ्यूचर का बात ही नहीं होता उसमें। तो इसमें देखिए विल आ चुका है, ये फ्यूचर हो गया, तो यही क्या है? रॉन्ग है मेरे दोस्त, एरर है मेरे दोस्त। ओके, याद रखिएगा इसमें क्या होना चाहिए? केवल इफ इट रेन होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? इफ इट रेन होना चाहिए, केवल विल नहीं लगेगा। विल यहाँ पे फ्यूचर टेंस को दर्शा दे रहा है। हमने आपको बताया कंडीशन वाले सवाल में कभी भी फ्यूचर का नहीं प्रयोग होता है। ओके मेरे दोस्त, तो ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो एक बार फिर से आपको कुछ खंड दिया गया, उसमें ग्रामेटिकल एरर दिया, तो उसी ग्रामेटिकल एरर को बताना है।
हार्ड हैड सी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। बताइए इसमें से कहाँ आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है? हमें तो भाई स्टार्टिंग में ही कुछ रॉन्ग दिखाई दे रहा है। याद रखिए दोस्त, हार्ड की जगह क्या होना चाहिए? हार्डली होना चाहिए भाई। ओके, हार्डली होना चाहिए। हार्डली हैड सी थ्रोन द बास्केटबॉल होना चाहिए। ओके मेरे दोस्त, तो हार्ड हैड सी क्या है? रॉन्ग है मेरे दोस्त, हार्डली होना चाहिए भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो भाई सीएचएसएल के पेपर में ना 2024 के यदि आप पेपर उठाएंगे तो एक एक शिफ्ट में भाई 4 से 5 सवाल एंटोनिम की क्यों ला रहे थे, सिनोनिम्स का आता पता नहीं है भाई। इस बार हो सकता है कि एसएससी ने अपना जो नया पैटर्न बदला उसमें सिनोनिम्स को भी ऐड कर दे। जैसे ब्यूटीफुल का एंटोनिम बताइए, उल्टा बताइए क्या हो जाएगा? जैसे ब्यूटीफुल सुंदर होता है, उगली का क्या होता है? बदसूरत होता है, तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल का क्या होगा? उगली हो जाएगा। उगली का मतलब क्या होता है? बदसूरत, जिसे हम बोलते हैं बदसूरत बोलते हैं। और पंजन का मतलब क्या होता है? तीखा। कोई चीज तीखा होता है उसमें क्या बोलते हैं? पंजन बोलते हैं। स्लिमी का मतलब चिपचिपा, चिपचिपा। स्टिंजी का मतलब कंजूस। क्या मेरे दोस्त? कंजूस होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 45, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। बताइए, हॉस्पिटल फॉर पीपुल विथ मेंटल इलनेस, इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा? तो भाई मानसिक रोगियों के लिए अस्पताल को क्या बोलेंगे? हंगर बोलेंगे, हैंगर बोलेंगे, कि शेल्टर यानी आश्रय बोलेंगे, कि असाइलम बोलेंगे? एसाइलम, बिल्कुल शरणालय बोलेंगे। क्या साथी? शरणालय बोलेंगे। याद रखिएगा शरणालय होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर एसाइलम हो जाएगा। ओके, जो मानसिक रोगियों के लिए अस्पताल होता है उसको क्या बोलते हैं? एसाइलम बोलते हैं। ड्रगिस्ट का मतलब क्या होता है? जो दवा विक्रेता होता है, जो दवा बेचता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रगिस्ट बोलते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल पे हैं ना तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके, अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो याद रखिए आपके पेपर में एक सवाल इस तरह का देगा, सेंटेंस दे देगा और उसी सेंटेंस पूछ देगा कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वाला वर्ड कौन सा है। जब साथी सेंटेंस दे और आपसे उसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड पूछ दे, तुरंत ऑप्शन पे जाना है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए डिस्टिंग्विश्ड, क्या डिस्टिंग्विश्ड का स्पेलिंग ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एकेडमिशियन, लेकिन देखिए और पूरा ऑप्शन चेक करिए, ब्रिटेन का स्पेलिंग ठीक है, टॉट का भी बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, लेकिन एकेडमिशियन का जो राइट स्पेलिंग क्या होता है? याद रखिए दोस्त, ACADE होता है, उसके बाद MICIAN होता है। इसके माने क्या होता है? विद्वान, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्वान जिसे हम बोलते हैं। एकेडमिशियन, हमेशा याद रखिए केवल एक ही वर्ड केवल हटाएगा, केवल एक वर्ड उठाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे यम के बाद ई नहीं होता, आई होता है। और देखिए सही स्पेलिंग दिया है, केवल ई यहाँ पे रॉन्ग दे दिया था। हमेशा याद रखिए मेरे दोस्त, एक एक वर्ड से खाली खेल खेल होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 47, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट टूक 4 hours स्ट्रेट टू द डील विथ द रीजनल कंपनी। मतलब क्षेत्रीय कंपनियों के साथ सौदा पूरा करने में 4 घंटा लग गया। यानी स्टॉप रोकने के लिए या गेट प्राप्त करने के लिए, परफॉर्म के लिए नहीं, क्लोज करने के लिए, बंद। यानी भाई क्षेत्रीय कंपनियों के साथ लगभग सौदा करने में पूरा 4 घंटा लग गया, बंद करने में। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 48, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, जो करंट को रोकता है। रिलायंस का मतलब क्या होता है? आश्रय होता है। रिलायंस कंपनी नहीं भाई। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता होता है भाई, ये तो आपको मालूम होगा। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहिष्णुता। जैसे कि रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, किसी चीज को रोकना, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई? सहिष्णुता मतलब नरमी दिखाना, टॉलरेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का एंटोनिम क्या होगा? टॉलरेंस हो जाएगा। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? कोमलता होता है। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है? कोमलता होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन जो बन रहा है ना, रेजिस्टेंस का एंटोनिम आपका टॉलरेंस बन रहा है। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द रोड विच कनेक्टिंग द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड। बताइए दोस्त मेरे, क्या बनेगा इस सॉल्व का राइट आंसर? इस कनेक्टिंग की जगह कौन सा बिल्कुल सही आपका आएगा? कनेक्ट्स आएगा कि कनेक्टेड आएगा कि हैव कनेक्टेड या हैज कनेक्टिंग, क्या आएगा बताइए? तो सर जी रोड तो एक वचन है, यानी रोड जो एक वचन है इसलिए क्रिया को भी एक वचन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिंग दिया है, कनेक्टिंग क्या होगा? आईएनजी लग गया, तो भाई कनेक्टिंग के बदले क्या होना चाहिए? कनेक्ट्स होना चाहिए मेरे दोस्त। क्या होना चाहिए? कनेक्ट्स होना चाहिए, यानी द रोड विच कनेक्ट्स द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड। रोड एक वचन है तो इसलिए भाई क्रिया को भी एक वचन में होना चाहिए। को कनेक्टिंग क्या हो जाएगा? नहीं होगा, कनेक्ट्स हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। रिया इज लाइक्ड बाय एवरीवन एज सी इज वेरी एमिकेबल। यानी आपको केवल एमिकेबल का एंटोनिम बताना है। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार होता है। क्या होता है सर जी? मिलनसार होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? अनफ्रेंडली हो जाएगा, अमित्र हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर जी, मिलनसार इसका उल्टा क्या होगा? अनफ्रेंडली हो जाएगा। डेंजरस खतरा तो होगा नहीं, स्टूपिड यानी मूर्ख तो होगा नहीं भाई, हेटफुल यानी घृणास्पद तो होगा नहीं भाई, क्या होगा? मिलनसार का उल्टा अनफ्रेंडली हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 51, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। यानी इन डीप वाटर मतलब भाई समस्याओं में घिरे रहना, इसका मतलब होता है ना गहरे पानी में, यानी मतलब कठिन परिस्थितियों में। तो इसका क्या मतलब? इन ट्रबल हो जाएगा। तो इन डीप वाटर का मुहावरा क्या हो जाएगा? इन ट्रबल हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 52, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? कॉन्ग्रेचुलेट बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। कैटेगरी आपका कैटेगरी कौन है? ठीक है। हाइजीन, हाइजीन जो होता है बिल्कुल ठीक है। अक्वायर बताइए, एक्वायर का जो अधिग्रहण करना है, एक्वायर का मतलब क्या होता है? अधिग्रहण करना, लेकिन इस पर उसका राइट स्पेलिंग ए सी पहले होता है। क्यों? यू आई आर ई होता है। अक्वायर का मतलब क्या होता है? अधिग्रहण करना होता है मेरे दोस्तों। इनकरेक्टली कौन सा? डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 53, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एट वंस फिंगर टिप्स, इसका मतलब कि पूर्ण ज्ञान या जानकारी आसानी से उपलब्ध होना। एट वन फिंगर टिप्स का मतलब यानी टू हैव कंप्लीट नॉलेज। क्या हो जाएगा साथी? एट वंस फिंगर टिप्स यानी अपने अंगुलियों पर, मतलब टू हैव कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान या जानकारी आसानी से उपलब्ध होना। ओके डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? यानी ये तो रीजनिंग का सवाल आ गया। चार ऑप्शन दिया गया है, तीन ऑप्शन किसी न किसी रूप से समान है लेकिन एक अलग है। बताइए मेरे दोस्त ये सवाल कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप सभी को ए से लेकर जेड तक हर एक अक्षर का वर्ड मालूम, नंबरिंग मालूम होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन देखिए पी क्यू टी है, तो हम हर एक अक्षर का नंबरिंग करेंगे। पी जैसे 16 होता है, क्यू होता है 17, टी होता है 20, है ना। उसका बी ऑप्शन देखिए टी होता है 20 और भी होता है 22, वाई होता है 25 और सी ऑप्शन देखिए सी होता है 3, ई होता है 5, एच होता है 8, डी ऑप्शन देखिए यल होता है 12, एन होता है 14, क्यू होता है 17। तो देखिए 16 से 17 यानी +1 इसमें हुआ, 17 से 20 +3 इसमें हुआ, 20 से 22 +2 इसमें हुआ, 22 से 25 +3 इसमें हुआ, 3 से 5 +2 इसमें हुआ, 5 से 8 इसमें यानी +3, 12 से 14 +2 इसमें हुआ, 14 से 17 +3 इसमें हुआ। तो आपको कौन सा अलग दिखाई दे रहा है? पहला ऑप्शन अलग दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए पहले में तो +1 और +3 हुआ है, लेकिन और जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, सभी में भाई +2 और +3 का समीकरण बना हुआ है। लेकिन पहले ऑप्शन में पी क्यू टी में केवल +1 और +3 का हुआ है। तो इसलिए क्या है, पहला ऑप्शन क्या है? समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके ऐसे सॉल्व होंगे भाई। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में
वॉच इज डिस्टर्ब को XRPAQM लिखा जाता है और डोंट वॉच हिम को TUBGPA लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में वॉच को कैसे लिखा जाएगा? सर जी हमसे वॉच पूछ दिया केवल एक, तो हमने आपको कितनी बार बता दिया, जब सिंगल पूछे तुरंत दोनों में कॉमन चेक करिए। जैसे वॉच देखिए इसमें है, वॉच इसमें भी है, इसका मतलब वॉच तो दोनों में कॉमन मिल गया। जब दोनों में वॉच कॉमन मिला तो कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा। देखिए पहला का कोड यहाँ पे XRPAQM, दूसरे का कोड है भाई TUBGPA। तो देखिए आपको मेरे दोस्त जैसे वॉच हमने देखा तो तुरंत क्या किया, वॉच को हमने कॉमन मिला लिया, वॉच यहाँ पर भी है, वॉच यहाँ पे भी है। आप ध्यान से देखिए PA यहाँ पे भी है, PA यहाँ, यानी दोनों कोड में PA क्या कॉमन है, तो वॉच का कोड क्या होगा, PA हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए मेरे दोस्त, जब इस तरह का सवाल दे, सिंगल पूछ दे, तो सबसे पहले दोनों में कॉमन चेक करिए, दोनों कोड में, उसका दोनों कोड में भी आप देखिए कोई ना कोई आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे सवाल हल होते हैं। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? GEB, JHE, MKH, PNK, क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या आंसर आएगा इस सवाल का? फटाफट आंसर कॉल करिए। तो जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो सभी में का पहला अक्षर उठाइए, G, J, M, P, हम सबका पहला अक्षर उठाएं। देखिए फिर इसका कोड कर दिए, G7, J10, M13, P16, 7 से 10 प्लस 3, 10 से 13 प्लस 3, 13 16 प्लस 3, तो इसमें प्लस 3 का कोड हुआ है, यानी इसमें हम प्लस 3 का कोड कर देंगे। 16 3 19, हमें नंबर चाहिए ना, हमें अक्षर चाहिए, यानी 19 पे यस, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो यस से मिलेगा, या ये ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यस से हमारा आंसर मिला है। अब दूसरा ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं भाई, या तो यन आएगा या तो क्यों आएगा दूसरा। देखिए GEB का सेकेंड अक्षर ई है और JHE का सेकेंड अक्षर यच है, MKH का सेकेंड अक्षर के है, PNK का सेकेंड अक्षर एन है। देखिए ई होता है 5, एच होता है 8, के होता है 11, एन होता है 14, 5 से 8 प्लस 3, 8 से 11 प्लस 3, 11 से 14 प्लस 3, तो 14 से 3 17 हो जाएगा। 17 पे क्यों, हमारा ऑलरेडी यस मिला था, दूसरा क्यों मिल गया, यानी यस क्यों। देखिए डी ऑप्शन, यानी 56 का मेरे दोस्त डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को हल करिए। यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सर जी इसमें तो प्लस भाग को आपस बदलना है, माइनस गुणा को आपस बदलना है इस समीकरण में, उसके बाद बॉडमस नियम लगाना है। चलिए दोस्त हल करते हैं, ध्यान से देखिए। 44 भाग है तो भाग को तो साथ ही प्लस में बदलना है, तो भाग की जगह प्लस रख देंगे। 78, 78 के बाद प्लस है तो प्लस को भाग में बदलना है, 6 हो जाएगा। 6 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस को गुणा में बदल देंगे, 3 हो जाएगा। 3 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को माइनस में बदल देते हैं। ये हमारा समीकरण बन चुका है। अब हम बॉडमस स्कीम लगाएंगे, पहले साथ ही हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 44 प्लस 6 का भाग 78 में कितने बार में, 6 कम 6, 13 6 78 और गुणा 3 माइनस 19, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 प्लस 13 39 माइनस 19, 44 और 39 कितना होगा, 83 होगा ना, क्योंकि 44 में एक 39 देंगे, 40 40 80 3 83, 83 में से 19 को कम करिए कितना आएगा, 83, यानी 13 से 9 4, या 64 आएगा 74 आएगा, क्या आएगा मेरे दोस्त? तो सर जी आपका 64 आएगा। तो सी ऑप्शन, यानी भाई आप देखिए इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना है, 83 आया, 83 में से 19 को घटाएंगे तो 64 आएगा, यानी सवाल का सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, किसी प्रकार के यदि भाई किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। जैसे पहला रिलेशन देखिए 9 21 193, पहले रिलेशन को हम हल करते हैं। तो देखिए आपका पहला ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं, सी, तो हमें यही सी आंसर लाना होता है। तो सबसे पहला हम बेसिक आपका मैथ ऑपरेशन को हल करते हैं। जैसे पहला हम जोड़ेंगे 21 9 30, इनको यदि हम पहले जोड़े तो 30 आ गया,
30 193 कैसे बनेगा, बहुत बड़ा हो रहा है। उसका दूसरा जोड़ने पे तो आंसर नहीं मिलेगा, तो इनका हम गुणा मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 9 कम 9 9 दूना 189, 189 देखिए 193 यानी +4 कर देंगे। यानी इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे लग रहा है, a इंटू बी प्लस 4 बराबर सी, यही भाई आपका सीक्वेंस बन रहा है। पहले a इंटू बी में किए तो 189 आया, फिर 189 में +4 कर दे तो सी आंसर आ गया। उसी प्रकार दूसरों को भी देखते हैं, जैसे 12 15 184 है। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 15 10 में 150, 15 दूना 30 180, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 180 आया, 180 184 +4, यानी वही सेम सिचुएशन है, a इंटू बी प्लस 4 बराबर सी। तो यही सेम साथी समीकरण हमें ऑप्शन में देखना है, यानी a इंटू बी प्लस 4 बराबर सी। कौन सा ऑप्शन देखिए, 24 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौका 32, 24 80 कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 के 2 3, 8 दूना 16 3 19, यानी 192, 192 डायरेक्ट आ रहा है, ये नहीं होगा। 17 8 कितना होता है साथ, 136, 136 140, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए 8 17 140, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 17 8 136 136 140 +4, यही बन गया, यानी a इंटू बी प्लस 4 बराबर सी। ऐसे हल होता है भाई, बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर WVSO को यक्स यक्स यूपी से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार ON KG PP MH से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए VURN निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। देखिए WVSO इसका रिलेशन यक्स यक्स यूपी से है, तो पहले को हम लोग इसको कोड करके हल कर लेते हैं, जैसे W23 यक्स 24, V22 यक्स 24, यस 19 U21, O15 P16। देखिए 23 24 + 1, 22 24 + 2, 19 21 + 2, 15 16 + 1, यानी भाई स्टार्टिंग में और लास्ट में +1 क्या है, लेकिन बीच वाले में दूसरा और तीसरे अक्षर में +2 किया है। दूसरे को भी हल कर लेते हैं भाई, क्या यही सेम सिचुएशन है, +1 +2 +2 +1, देखते हैं। ON KG इसका कोड PPMH। देखिए O होता है 15, P होता है 16, N होता है 14, P होता है 16, K होता है 11, M होता है 13, G होता है 7, H होता है 8। देखिए 15 16 + 1, 14 16 + 2, 11 13 + 2, 7 से 8 + 1, तो ये सेम तो यही सिचुएशन है, +1 +2 +2 +1। तो पूछा किसका है, VURN का पूछा। V के बाद कौन सा अक्षर आता है, V में 22 में 23 W आएगा, U में +2 UVW यानी WW डबल W, बी ऑप्शन, सिंपल सा भाई, टाइम बच गया भाई। अब ध्यान से देखिए ना, जैसे V है URN है, तो हम V का कोड करते हैं 22, U का कोड करते हैं 21, R का कोड करते हैं 18, N का 14, तो इसमें +1 +2 +2 +1। देखिए 22 1 23, 23 पे W, 21 2 23 W, 18 2 20 T, 14 1 15, कितना आएगा 15 पे O आता है, यानी WWTO हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 4 जो है ना वो 64 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 9 729 से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 4 का रिलेशन 64 से है, 9 का रिलेशन 729 से है, तो सर ये तो 4 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, इसका मतलब इसमें क्यूब का सिचुएशन लग रहा है। तो 12 का पूछा है, तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 12 का मल्टीप्लाई करिए, 12 4 48 का 8 4, 12 4 48 का 8 4, 12 4 48 4 52 के 2 5, 12 कम 12 5 17, यानी 1758 आ रहा है क्या, 1700 12 4 48 12 52, यानी साथी 1728 होगा, 1728। कितने लोग का 1728, बिल्कुल ठीक है, 12 का क्यूब 1728, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, उम्मीद करूंगा भाई आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए
गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दिया है, प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है। चलिए हल करते हैं। 18 भाग 9 यानी 18 गुणे 9 प्लस माइनस हो जाएगा 24, 24 के बाद गुणा है तो गुणा को भाग में 3 माइनस 16। देखिए 18 9 162 माइनस 3 का भाग 24 में 8 माइनस 16। देखिए 116 में 162 में 60 घटाइए, 164 154 में से 16 घटाइए तो कितना आएगा, यही आएगा ना भाई। कुछ दूसरा आंसर आ रहा है क्या? एक सेकंड गुरु, 18 9 162 18 9 180, कहीं मिस्टेक हो गया क्या गुरु? 18 भाग है तो गुणा में बदलना है 9 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को माइनस में 24 गुणा है तो गुणा को भाग में बदलना है और गुणा को भाग बदलना है 3 के बाद माइनस है, माइनस को प्लस में बदलना है 16। देखिए 18 9 162 18 9 162 और 9 8 72 2 7 9 कम 7 16 62 माइनस यहाँ से 3 का भाग 8 में दे देंगे तो कितना हो जाएगा साथी? 8 बार में 8, यहाँ से प्लस 16 है। बिल्कुल रॉन्ग हम लोग कर रहे थे भाई, कुछ मिस्टेक हो रहा, हम यहाँ पे भाग को माइनस कर दे लिख रहे थे। देखिए ये प्लस 16 ये प्लस 162 कितना हो जाएगा? 178 हो जाएगा। 178 में से 8 को कम करेंगे तो 170 हो जाएगा। आप देखिए राइट आंसर आ चुका, 61 का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वही तो सोच रहे हैं कहाँ से गलती हो रही है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 62, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 56 53 50 47 44 कितना होगा? 41 हो जाएगा। -3 देखिए 56 से 33 -3, 53 से 50 -3, 50 से 47 -3, 47 44 -3 तो 44 में -3 करिए कितना आएगा? 41 आ जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, समझ में आया? -3 हुआ है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 63, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे समीकरण दिया है और हर एक अक्षर का अर्थ भी दिया है तो सभी अक्षरों का अर्थ रखते हैं इस समीकरण में। 88 बी है, बी का अर्थ गुणा है तो बी की जगह गुणा रख दिए। डी है, डी का अर्थ माइनस है तो डी की जगह माइनस रख दिया। 12 के बाद ए है, ए का अर्थ भाग है तो ए की जगह हमने भाग रख दिया। भाग के बाद सी है, सी का अर्थ प्लस है तो सी की जगह प्लस। ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसको हल किया जाए, 88 दिया कितना हो जाएगा? 3 8 24 के 4 2, 3 8 24 2 26 यानी 264 माइनस 4 का भाग 12 में 3 बार में प्लस 6। देखिए ये प्लस है ये 264 कितना हो जाएगा? 270, 270 में से 3, 270 में से -3 कितना आएगा? 267 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। यानी 63 का बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए साथी किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को हल करिए दोस्त मेरे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? हल करिए भाई साहब। तो DFA HJE LNI क्वेश्चन मार्क, तो सबका पहला अक्षर उठाइए। पहला डी, दूसर का H, तीसर का L, चौथा P। D 4, H 8, L 12, P 16। 4 से 8 प्लस 4, 8 से 12 प्लस 4, 12 16 प्लस 4 यानी 16 4 20 हो जाएगा। 20 पे कौन सा अक्षर? टी आता है। हमारा आंसर टी से आएगा। या तो ऑप्शन बी मिलेगा या तो ऑप्शन सी। देखिए मेरे दोस्त, ऑप्शन बी और जो सी है ना वो टी भी है। हम डायरेक्ट लास्ट वाले अक्षर को हल करते हैं क्योंकि देखिए भी का तो कोई मतलब है नहीं। हम यदि लास्ट वाले अक्षर को हल करते हैं या तो ओ आ जाएगा या तो क्यों आ जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। क्यों साथी? ये तो क्लियर होगा कि हमारा ऑप्शन या तो बी मिलेगा या तो ऑप्शन सी, क्योंकि इस टी से स्टार्ट हो रहा है। चलिए लास्ट वाले को हल करते हैं। जैसे ए है, ई है, आई है और एम है, यही है। ए एक होता है एम, आई ई होता 5 और आई होता 9, एम होता 13। देखिए 1 से 5 प्लस 4 किया, 5 से 9 प्लस 4 किया, 9 से 13 प्लस 4 किया, 13 से 4 जोड़ दिए 17। 17 पे कौन? क्यों? क्यों देखिए किस में है? सी ऑप्शन में। तो 64 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो ऐसे टाइम बचत वाला सवाल है भाई, ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? 56 क्वेश्चन मार्क, 38
29, 20। जब साथी ना स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मार्क दे देना तो आप उल्टा से सवाल हल कर दीजिए। जैसे हम उल्टा से लिखते हैं, देखिए 20, 29, 38 क्वेश्चन मार्क 56। देखिए 20 से 29 बढ़ा, यानी कितना बढ़ रहा है, +9 बढ़ा। 29 से 38 +9 बढ़ा। उसी प्रकार 38 में +9 करिए, कितना आएगा 47। और 47 में यदि आप +9 करते हैं तो कितना आता है 56, यानी क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, हमारे 47 आंसर आएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो ऐसे हल होते हैं सवाल गुरु, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को हल करिए। क्या बनेगा परफेक्ट आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में कॉल ऑन हिम को OLNIVC लिखा जाता है और अवेटिंग योर कॉल को NIDXESB लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में कॉल को कैसे लिखा जाएगा। तो हमसे केवल कॉल का कोड पूछा है, SSC का ट्रेंडिंग सवाल। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन चेक करते हैं। देखिए कॉल ऑन ही में कॉल है और अवेटिंग योर कॉल इसमें भी कॉल है, यानी दोनों में कॉल मिल गया। दोनों में कॉल मिला, इसका मतलब हमारा जो कोड हुआ है इसमें भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा। तो सर जी देखिए NI इसमें है, NI इसमें है, यानी कॉल का कोड क्या होगा, NI हो जाएगा। NI दिया है, बिल्कुल दिया, ऑप्शन है, यानी 66 का ऑप्शन है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट हमेशा याद रखिए, सिंगल पूछा तो भाई कॉमन जाना है, कॉमन में यदि मिल गया तो आपका कोड में भी जो कॉमन का कोड हुआ है ना वो भी आपको कॉमन ही मिल जाएगा कोड में। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67। ये क्या भाई जीके का सवाल आ गया। पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन या छठ पूजा। तो पूर्णिमा के दिन तो सर जी होली मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68। बनकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बनकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो सर जी उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिए। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है। तो सर जी अनुच्छेद 16 करता है, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बताइए आप सभी का इन 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। भाई आप अपना एग्जाम डेट जरूर क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अब तक तो आपको मालूम हो चुका हो कि हमारा पेपर किस तारीख को होगा, किस नवंबर को। तो भाई एग्जाम डेट जरूर क्लियर करिए कमेंट बॉक्स में। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही एक और नए दमदार के साथ। तो आप जरूर जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि 3 से 4 दिनों का समय बाकी है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमें हल करना है पेपर से पहले, ठीक है। तो जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।